हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। इसमें हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक कार्ल मार्क्स के विचारों में हम लोग उत्पादन की शक्तियों के बारे में अपने लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इसी कड़ी में उत्पादन के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन की शक्तियों के बारे में जो हम लोग चर्चा किए थे, तो यह हम सभी को क्लियर हो चुका है कि उत्पादन की जो शक्तियाँ होती हैं वह उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति से मिलकर बनती है। उत्पादन के साधन क्या होते हैं? उत्पादन के साधन जो हैं वह व्यक्तियों और वस्तुओं के मध्य क्या संबंध है, इनको उत्पादन के साधन कहते हैं। और श्रम शक्ति हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो किस प्रकार से श्रमिक अपनी शक्ति को उत्पाद में लगाता है या उत्पादन में लगाता है, उसी को श्रम शक्ति कहते हैं। तो यह बात हम लोगों को पहले ही क्लियर हो चुकी है कि उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के साधन और श्रम शक्ति दोनों का योग होता है। भौतिक उत्पादन में उत्पादन की शक्तियाँ ही एकमात्र कारक नहीं होती हैं, बल्कि समाज में लोगों के लिए एक साथ संगठित होकर ही उत्पादन करना संभव हो पाता है। क्योंकि अगर हम एक साथ मिलकर कोई काम नहीं करेंगे तो उसका हमें परिणाम भी अच्छा देखने को नहीं मिल पाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो श्रम है वह सदैव ही सामाजिक होता है। एक एक जो पॉइंट है उसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुना करिए, क्योंकि हम लोग यह समझ सकते हैं कि श्रम शायद आर्थिक होता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी परीक्षा के श्रम की परिभाषा में यह पूछ दिया जाए कि श्रम का क्या लक्षण है, तो श्रम सदैव ही सामाजिक होता है। मार्क्स के अनुसार समाज के सदस्यों में उत्पादन करने के उद्देश्य से परस्पर सुनिश्चित संबंध पैदा हो जाते हैं। मार्क्स ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि समाज के जो सदस्य होते हैं वह जब उत्पादन करने के उद्देश्य से एक साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, और इन सामाजिक संबंधों के अंतर्गत ही उत्पादन किया जाता है। अर्थात यह आसानी से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के संबंध जो हैं वह उत्पादन की प्रक्रिया में लोग जो जुड़े हुए हैं एक साथ, उनके मध्य आपस में क्या संबंध हैं, यही सामाजिक संबंध ही उत्पादन के संबंध कहलाते हैं। ये सामाजिक संबंध उत्पादन शक्तियों के विकास के स्तर एवं प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन की शक्तियों में विकास होता जा रहा है, और उसी के अनुसार हमारे सामाजिक संबंध भी बनते हैं। उत्पादन शक्तियों एवं संबंध में जुड़ाव कैसा होता है? तो उत्पादन की शक्तियां एवं संबंध जो होते हैं यह काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। इनमें से किसी एक का विकास दूसरे के विरोधाभास या असामंजस्य पैदा कर देता है। अर्थात इसका क्या अर्थ है कि अगर किसी एक में भी उत्पादन की शक्तियों में यदि कुछ परिवर्तन पाया जा रहा है तो यह जो उत्पादन के संबंध हैं इनमें भी असामंजस्य पैदा कर देगा। चाहे वह उत्पादन की शक्तियां हों, चाहे वह उत्पादन के संबंध हों, दोनों में से किसी में भी परिवर्तन पर दूसरे पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती है, लेकिन इस बात को भी लेकर काफ़ी विवाद है कि उत्पादन की शक्तियों का उत्पादन के संबंधों पर प्रभुत्व होता है या उत्पादन के संबंधों का उत्पादन की शक्तियों पर प्रभुत्व होता है। मार्क्स की स्वयं की कृतियों में इस मुद्दे में काफ़ी अस्पष्टता दिखाई देती है। कहीं पर वह उत्पादन के संबंधों को प्राथमिक बताते हैं तो कहीं पर वह उत्पादन की शक्तियों को सामाजिक परिवर्तन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। अर्थात उत्पादन की शक्तियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या उत्पादन के संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस बात पे मार्क्स भी खुद भी काफ़ी अस्पष्ट नज़र आते हैं।
अब उत्पादन के संबंधों के प्रकार क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्पादन के संबंध दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तकनीकी संबंध होता है और दूसरा आर्थिक नियंत्रण के संबंध होते हैं। उत्पादन के संबंध किसी भी समाज के उत्पादन के स्तर के साथ साथ चलते हैं, अर्थात जिस प्रकार से समाज में उत्पादन के स्तर में विकास होता रहता है, उत्पादन के संबंध भी उसी प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं। पहले जो संबंध हैं तकनीकी संबंध, जो कि वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात अगर यह बात कही जाए कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए वास्तव में कौन से संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो वह तकनीकी संबंध होते हैं। दूसरे संबंध जो आर्थिक नियंत्रण के संबंध होते हैं, जो कि संपत्ति के स्वामित्व में वैधानिक रूप से अभिव्यक्त होते हैं। ये उत्पादन की शक्ति और उत्पादों तक मनुष्य की पहुंच को नियंत्रित करते हैं। अर्थात इसको अगर हम सरल तरीके से समझें कि आर्थिक नियंत्रण के संबंध क्या बताते हैं, तो यह बताते हैं कि उत्पादन की शक्ति और उत्पादों पर किसकी ज़्यादा पहुंच है। उत्पादन संबंधों की प्रकृति कैसी होती है, अर्थात इनका नेचर कैसा होता है। तो उत्पादन के संबंध सामाजिक संबंध होते हैं। इस प्रकार इनके अंतर्गत जो कामगार वर्ग होता है या श्रमिक वर्ग होता है और पूंजीपति वर्ग है, इन दोनों के बीच कैसा संबंध पाया जाता है, तो यह संबंध सामाजिक होता है। उत्पादन के संबंध उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मात्र ही नहीं होते, बल्कि अगर देखें तो पूंजीपति जो है उसका प्रभुत्व पाया जाएगा श्रमिक वर्ग के रूप में ऊपर, जबकि कामगार जो है वह अपने सहयोगी के साथ जो है या जो सहयोगी उस श्रमिक है उसके साथ सहकारिता का संबंध होगा या सद्भावना का संबंध होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो मालिक है और श्रमिक वर्ग है उनके बीच में प्रभुत्व का संबंध पाया जाएगा, जबकि वहीं पर जो श्रमिक वर्ग है उनके में आपस में सहकारिता का संबंध पाया जाएगा। तो दोनों में संबंध भी अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। उत्पादन के संबंध जो होते हैं वह व्यक्तियों के मध्य संबंध होते हैं। उत्पादन का संबंध व्यक्तियों के मध्य संबंध को कहते हैं, जबकि उत्पादन के साधन जो होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यह व्यक्तियों और वस्तुओं के मध्य संबंध होते हैं। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वह हमें बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, और जब हम एग्ज़ाम में इन ऑप्शंस को देखते हैं तो वहाँ पर हम कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में इन दोनों में बेसिक अंतर क्या था, ये तो हम समझ ही नहीं पाए। तो जो उत्पादन के संबंध हैं वह व्यक्तियों के मध्य संबंध हैं, जबकि उत्पादन के साधन जो हैं वह व्यक्तियों और वस्तुओं के मध्य संबंध होते हैं, तथा उत्पादन के संबंध उत्पादक शक्तियों के विकास की दिशा और गति को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर उदाहरण से समझें तो पूंजीवाद के अंतर्गत इन संबंधों में सबसे अधिक मूलभूत बात उत्पादन के साधनों का पूंजीपतियों द्वारा स्वामित्व है, जबकि सर्वहारा वर्ग सिर्फ श्रम शक्ति का मालिक होता है। अब हम लोग यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि उत्पादन के संबंधों से उत्पादन शक्ति में कैसे बदलाव होता है। उत्पादन के संबंधों से उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन लाए जा सकते हैं, तथा ये संबंध शक्तियों पर प्रभुत्व भी स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पूंजीवादी उत्पादन के संबंध प्रायः श्रम प्रक्रिया तथा उत्पादन के उपकरणों में क्रांति सी ला देती है। यह ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पूंजीवादी उत्पादन है जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देखते हैं, तो इसमें जो श्रम की प्रक्रिया है तथा उत्पादन के जो उपकरण हैं इनमें भी काफ़ी क्रांति आती है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हम ऐसी मशीनरी या ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और जिसमें श्रम शक्ति भी उतनी ज़्यादा लगती है। तो इन्हीं सारे कारणों से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। विकास की एक निश्चित अवस्था पर समाज की उत्पादक शक्तियाँ विद्यमान उत्पादन संबंधों के साथ टकराव की स्थिति में आ जाती हैं, अर्थात
मार्क्स ऐसा कहते हैं कि इस विकास के एक निश्चित स्टेज ऐसा होगा जहाँ पर समाज की उत्पादक शक्तियाँ जो होती हैं वह उत्पादन के संबंधों के साथ टकराव कर जाती हैं। उत्पादन की शक्ति और संबंधों के मध्य विरोधाभास जो होता है, इन्हीं के कारण इतिहास उत्पादन के तरीकों का एक क्रमिक स्वरूप होता है। अर्थात ये मानते हैं कि इतिहास क्या है? इतिहास जो उत्पादन के तरीके, उत्पादन के संबंध किस प्रकार से परिवर्तित होते चले गए, जिस तरीके से हम लोग आदिम साम्यवाद से लेके और पूंजीवाद तक का हम सफ़र कार्ल मार्क्स के पढ़ते हैं, उसमें यह देखने को मिलता है कि वह कहते हैं कि जो उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है यही तो इतिहास बनाता है। तो उन्होंने माना है कि इसके कारण ही जो उत्पादन की शक्ति और संबंध के मध्य विरोधाभास होता है, इन्हीं के कारण इतिहास उत्पादन के तरीकों का एक क्रमिक स्वरूप होता है। इस विरोधाभास के कारण ही उत्पादन प्रणाली का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या ह्रास होता है तथा इनका स्थान दूसरी प्रणाली ले लेती है। किसी भी उत्पादन प्रणाली में उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध न केवल आर्थिक प्रगति निर्धारित करते हैं बल्कि संपूर्ण समाज को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आदिम साम्यवाद से जो दास प्रथा वाला समाज था उसमें परिवर्तित होता है समाज, फिर दास प्रथा समाज से सामंतवादी व्यवस्था में बदलता है, सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवाद के समाज में, जो कि आज का औद्योगिक समाज है, इसमें परिवर्तित होते हुए समाज हमें दिखता है। तो इस प्रकार से बताते हैं मार्क्स कि किस प्रकार से उत्पादन के संबंधों से उत्पादन की शक्तियों में भी परिवर्तन पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज उत्पादन के संबंध जो हैं यह अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी कड़ी में हम लोग आगे जो उत्पादन की प्रणालियां हैं जिसमें इन्होंने आदिम साम्यवाद, जिसे एशियाटिक समाज भी कहते हैं, और उसके बाद से दास प्रथा समाज है, फिर सामंतवादी समाज है, फिर औद्योगिक समाज या पूंजीवादी समाज है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें अवश्य मोटिवेट करें। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।